स्टार्ट करें। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम फिजिक्स का चैप्टर प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम एक चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट कर रहे हैं, केमिस्ट्री का कंप्लीट कर रहे हैं। और आपको क्या करना है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ बोर्ड के अकॉर्डिंग एक्यूरेट पढ़ा रही हूँ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जितना करा रही हूँ आप कर लें और 100% उसी में से आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम करेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव। यहाँ पे देखो, पहले क्या करें, पहले हम चैप्टर का मीन समझ लेते हैं कि चैप्टर का मीन्स क्या है। चैप्टर का मीन समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सीधी सी बात है इस चैप्टर में हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो क्या होगा, पहला वर्ड है इसका प्रकाश। ये क्या है, प्रकाश। प्रकाश का मीन्स तो जानते हो आप, प्रकाश का मीन्स क्या होता है, सूर्य से आने वाली किरणों का एक समूह, उसे तो प्रकाश बोलते हो है। तो ये हो गया प्रकाश। वैद्युत का मीन्स यहाँ पे वैद्युत धारा। क्या है यहाँ पे, वैद्युत धारा। और प्रभाव का मीन्स आप जानते हो, प्रभाव का मीन्स क्या होता है, इफेक्ट। तो सीधी सी बात है, अगर हम इसका मीन्स निकालें तो ये होगा प्रकाश वैद्युत धारा प्रभाव। इसका मीन्स ये हुआ कि हम इस चैप्टर में ये समझने वाले हैं कि क्या प्रकाश का वैद्युत धारा पे कोई इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है कि नहीं होता है। ठीक है, कि क्या प्रकाश के और वैद्युत धारा के बीच कोई कोरिलेशन है कि नहीं है। ठीक है, हम इस चैप्टर में ये समझने वाले हैं। समझ आ गया, क्या समझेंगे हम इस चैप्टर में, हम समझेंगे कि क्या प्रकाश का वैद्युत धारा पर कोई प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। यहां तो समझ आ गया। फिर क्या करेंगे, हम करेंगे इसका फ्लोचार्ट की किस किस चीजों को, यहाँ पे किस किस टॉपिकों को हमें पढ़ना है। तो फ्लोचार्ट होगा, पहला पढ़ना है हमें, पहला हमें इसका इंट्रो देखना है। इंट्रो क्या है, क्या देखना है हमें, इसका इंट्रो, इंट्रोडक्शन देखना है कि क्या होने वाला है। वैसे इंट्रोडक्शन यही होगा जो मैंने बताया अभी। फिर उसके बाद देखेंगे हम, उसके बाद देखेंगे प्रकाश की द्वैत प्रकृति, प्रकाश की द्वैत प्रकृति देखेंगे। फिर तीसरा टॉपिक देखेंगे यहाँ पे हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव। फिर चौथा टॉपिक देखेंगे हम यहाँ पे हर्ट्ज तथा लेनार्ड प्रेक्षण। ये देखेंगे। फिर उसके बाद हमें देखना है, फिर हमें देखना है कितने टॉपिक हो गए, 1 2 3 एंड 4। फिर हमें देखना है यहां पे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। फिर क्या देखेंगे, फिर लास्ट में हमको देखना है 6 टॉपिक पे हम देखेंगे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। अब देखो यहाँ पे क्या है, इंट्रोडक्शन मीन्स यहाँ पे क्या होने वाला है। फिर क्या देखेंगे हम, प्रकाश की द्वित प्रकृति। प्रकाश की द्वित प्रकृति का मतलब होता है प्रकाश का डबल नेचर होता है, मैंने बताया भी था 2 नेचर होता है, तो उसको समझेंगे कि प्रकाश का डबल नेचर क्या होता है। वैसे हम समझ चुके हैं लाइट वाले पार्ट में। फिर देखेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव किस तरह से होता है, क्या क्या होता है, किस तरह से प्रकाश का वैद्युत धारा पर इफेक्ट पड़ता है। फिर उसके बाद देखेंगे हर्ट्ज और लेनार्ड ने कुछ प्रक्षेपण दिए, कुछ प्रैक्टिकल किए, उससे क्या निकाला उन्होंने, कुछ सिद्धांत निकाले और रूल्स बताएं, वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे तब प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम का मीन्स किस तरह से कब में उत्सर्जन होगा, कब प्रकाश से उत्सर्जन नहीं होगा, उसकी बाउंडेशन क्या है उसको देखेंगे। फिर देखेंगे हम क्या, फिर देखेंगे आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ठीक है, अब देखो अगर देखें हम तो ये और ये एक ही बात है, ये और ये एक ही बात है। जो इन्होंने नियम दिए हैं वही क्या है, वैद्युत उत्सर्जन के नियम है। तो ये टॉपिक क्या है, अगर देखें हम तो एक ही है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से ये, क्योंकि इससे लॉन्ग क्वेश्चन तब भी जब भी आता है वो इस चैप्टर से, इसी टॉपिक से आता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है इस चैप्टर का।
और प्रकाश की द्युत प्रकृति, सीधी सी बात आप पढ़ चुके हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स अगर आते हैं तो यहाँ से आते हैं, प्रकाश की द्युत प्रकृति से। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव तो सीधी सी बात है, इस चैप्टर में समझ नहीं है आपको। ये समझ आ गया यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो ये है इसका फ्लो चार्ट। तो इसका मीन्स ये तो दोनों एक ही टॉपिक हुए, तो कितने टॉपिक समझने हमें यहाँ पे, इंट्रो तो नॉर्मल सी बात है, तो हमें समझने यहाँ पे कुल मिला के ये तो नॉर्मल सी टॉपिक है, 1, 2 एंड 3 एंड 4 टॉपिक समझने, क्योंकि ये तो एक ही बात है। समझ आ गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, पहले इसे नोट करो, फिर हम 1 बाय 1 समझते हैं यहाँ पे। अब देखो ये यहां तक समझ आ गया फ्लो चार्ट में क्या क्या समझना है। अब हम समझेंगे सबसे पहले इंट्रो को। इंट्रो को मींस कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। सबसे पहले क्या समझना है हमें, प्रकाश वैद्युत प्रभाव हमारा क्या होता है, प्रभाव, ठीक है। नॉर्मल इंट्रोडक्शन में मैं बता देता हूं, क्योंकि प्रकाश वैद्युत प्रभाव का जब हमारा थर्ड स्टेप समझेंगे हम, तो वहां पे डार्कली समझेंगे एकदम क्या होता है। तो नॉर्मल से इंट्रोडक्शन क्या है, अगर देखें हम तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव का मीन्स क्या होता है, हम जब प्रकाश किरणों को किसी धातु पे डालते हैं, क्या करते हैं, प्रकाश किरणों को लिया और हमने किसी धातु पे डाला, तो उससे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, या इसको प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन भी बोलते हैं। उत्सर्जन का मीन्स तो समझ रहे हो, प्रकाश से कुछ ना कुछ निकल रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, तो उसे उत्सर्जन भी बोलते हैं। समझ में आ गया। इसका नॉर्मल तो देखें तो क्या होगा, जब किसी धातु पर क्या डाला जाता है, प्रकाश किरणें डाली जाती है, तब उससे, उस धातु से, बोलेंगे दोहरा अच्छा, धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, और इसे क्या बोलते हैं हम, इसे हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव, या इसको एक दूसरा नाम और भी बोलते हैं हम, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। प्रकाश से कुछ वैद्युत का उत्सर्जन हो रहा है, तो या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। समझ में आया क्या होता है। जैसे देखो ये होता है कि हमने क्या ली, कोई धातु की प्लेट ली, राइट। धातु की प्लेट पे क्या किया हमने इस धातु की प्लेट पे, ये धातु है, प्लेट हो सकती है कोई भी कंडीशन हो धातु की, किसी भी शेप में हो, शेप का मतलब किसी भी आकृति में हो, सीधी बात है। उस पर क्या किया हमने, प्रकाश की क्या डाली हमने, किरणें डाली, तो इससे क्या होंगे, इससे इलेक्ट्रॉन क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे, उत्सर्जित निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। उत्सर्जित का मीन्स निकलने स्टार्ट हो जाएंगे, इसी को क्या बोलते हैं हम, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन का मीन्स तो आपको पता है, किसी चीज को उत्सर्जित करना, ठीक है, निकलना, तो उत्सर्जन कहते हैं। तो नॉर्मल इंट्रो समझ में आ गया, ठीक है, इसे नोट करो। ये समझ आ गया, आप समझेंगे, इंट्रो समझ लिया, इंट्रो का मीन्स समझ में आ गया, चैप्टर का मीन्स, इंट्रो मीन्स बात एक ही है, ठीक है। अब समझेंगे हम इसका, ऐसे मान लो टॉपिक अब स्टार्ट होता है, क्या समझेंगे हम, सेकंड पॉइंट समझना हमें, देखो प्रकाश की द्वैत प्रकृति। अब देखो यहां पे क्या होगा, हर चीज का मीन्स हमें पता होना चाहिए। प्रकाश का मीन्स तो आप जानते हैं, सूरज से जो किरणें आती हैं उसे प्रकाश बोलते हैं। द्वैत का मतलब क्या होता है, द्वैत का मतलब होता है डबल, प्रकृति का मतलब होता है नेचर। इसका मीन्स यहाँ पे हम प्रकाश का जो डबल नेचर होता है वो समझने वाले, राइट। तो आप समझो, देखो मैंने बताया था, आपको याद होगा, मैंने बोला था कि रे पढ़ा था ना वहां पे, तो मैंने वहां पे समझाया था लाइट वाले चैप्टर में कि प्रकाश कितनी कंडीशन से चलता है, 3 कंडीशन से चलता है, जिसमें दो में तो रियल चलता है, वो एक हमें लगता है। देखो यहाँ पे क्या होगा, मैंने बताया था, आपको याद करो कि मैंने बोला था कि प्रकाश
तरंग के रूप में भी चलता है, ऐसे याद है? तो क्या हो गई ये? तरंग के रूप में चलता है? और वहां पे आपने ये भी देखा था, मैंने समझाया था कि किरण के रूप में भी चलता है, और मैंने ये भी बताया था कि कण के रूप में चलता है। और इन कणों को क्या बोल लेते हैं हम? प्रकाश के मंडल या फोटोन। समझ आया? ये तो समझाया था मैंने। मैंने वहां पे ये भी बोला था आपसे कि यहाँ पे ये रियल में किसके रूप में? तरंग के रूप में चलता है। ये रियलिटी है। ये रूप कैसा है उसका? तरंग का रूप इसमें चलता है। और ये क्या है उसका? प्रकाश का कण का रूप, इसमें भी क्या होता है? चलता है। ये कण के रूप में भी चलता है और तरंग के रूप में भी चलता है। ये रियलिटी है। लेकिन जो हमें किरण के रूप में लगता है वो ओनली लगता है, चलता नहीं है। तो ऐसा केवल क्या होता है? हमें फील होता है, महसूस होता है कि प्रकाश किरण के रूप में चलता है, लेकिन किरण के रूप में वो नहीं चलता है। या तो किस में चलता है? वो तरंग के रूप में चलता है या फिर कण के रूप में चलता है। ऐसा ओनली हमें फील होता है, चलता नहीं है। तो कितने नेचर हुए? ये तो हमें लगता है, तो रियलिटी थोड़ी है। कितने नेचर बचे? रियल में कितने में चलता है? 2 में चलता है, कण या तरंग के रूप में। इसी की बात चल रही है यहाँ पे। देखो, द्वित प्रकृति का मतलब डबल नेचर, आपको दिख रहा है ना? डबल नेचर है इसका। और मैंने बताया था ऐसा कब होता है? मैंने बोला था ऐसा तब होता है कि प्रकाश क्या होता है? प्रकाश सामने वाले को देखकर अपना नेचर बदल देता है। जैसे क्या होता है, बहुत से इंसान होते हैं ना कि अच्छे इंसान के साथ अच्छा बिहेवियर करेंगे, बुरे इंसान के साथ बुरा बिहेवियर करेंगे। तो क्या किया उन्होंने? सामने वाले को देख के अपना क्या कर लिया? नेचर चेंज कर दिया। इसी तरह मैंने बोला प्रकाश भी ऐसा ही करता है। सीधी बात है, अगर इसके पास बड़े बड़े कोई भी इंस्ट्रूमेंट आए तो क्या होगा? ये तरंग के रूप में चलेगा। अगर इसके पास छोटे छोटे पार्टिकल आए, कण आए, तो ये क्या होगा? कण के रूप में चलेगा। ये बात क्लियर है? यहां तो कोई डाउट नहीं है। यहां पे देखो डबल नेचर समझ में आया। तो हम क्या लिख सकते हैं? प्रकाश की द्वित प्रकृति क्या होती है? सीधी सी बात है, हमें पता है। प्रकाश प्रकाश क्या करता है? प्रकाश तरंग तरंग व कण कण दोनों के रूप में चलता है। दोनों के रूप में चलता है। और इसे क्या बोलते हैं? इसे ही प्रकाश की कैसी प्रकृति? द्वित में डबल प्रकृति, द्वित प्रकृति कहते हैं। यहां पे तो कोई डाउट नहीं होगा ना? द्वित प्रकृति कहते हैं। सीधी सी बात है, समझ में आ गया? सीधी सी बात है। इसके क्या है? इसके 2 तरह के नेचर है, एक तरंग वाला नेचर, एक कण वाला नेचर, राइट? तो यहां पे आप समझेंगे ये कण वाला नेचर, क्योंकि यहाँ पे किससे ये इसके प्रकाश के सामने यहाँ पे आएंगे कौन? छोटे छोटे कण। और छोटे छोटे कण कौन है? वो इलेक्ट्रॉन। तुम्हें तो पता है, सीधी सी बात है। अगर छोटा कण आया, ये क्या होगा? कण बन जाएगा। तो इसका यहाँ पे किससे मतलब पड़ने वाला है? इलेक्ट्रॉन से। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? छोटे छोटे कण होते हैं, इसलिए ये भी कण बन जाएगा। कुछ ऐसे नहीं होते इंसान, बड़ों में बड़े जैसा बिहेवियर, बच्चों में बच्चों जैसा बिहेवियर। तो यहाँ पे क्या है? बच्चों बच्चों की बात चलेगी, इसलिए ये भी बच्चा बच्चा हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। यहाँ पे किसकी बात चल रही है? छोटे छोटे बच्चों की, इलेक्ट्रॉन की। तो प्रकाश भी क्या होगा? बच्चा ही हो जाएगा, छोटे छोटे कणों के रूप में हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट? अब देखो, यहाँ पे जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछता है वो कहां से पूछता है, उसको ध्यान से समझना। आपको यहाँ से छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछे जाते। देखो कैसे, आपको मैंने बताया था कि हमें बताइए प्रकाश क्या है। वैसे तो आप ये बताइए पहले, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। ये तो रियलिटी है, प्रकाश ऊर्जा ही तो है। अब देखो क्या होगा, अब हम इस प्रकाश की ऊर्जा को कितने टाइप से बता सकते हैं? कितने टाइप से बता सकते हैं? जैसे क्या होगा, आप क्या होते हैं? अलग अलग टाइप की चीजें खाते हैं, तो उससे क्या मिलती है? अलग अलग टाइप की ऊर्जा मिलती है। ग्लूकोज खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में आपको ऊर्जा प्रोवाइड होती है? फिर क्या होता है? कोई आप दूध पीते हैं तो उसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है, तो वो प्रोटीन देता है आपको एनर्जी। तो सीधी सी बात है, क्या होता है? ऊर्जा को यहाँ पे भी क्या होगा? अलग अलग फॉर्म में सोख किया जा सकता है। मिलती सबसे क्या है? अरे कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिल रही है आपको, दूध से भी एनर्जी मिल रही है, लेकिन उससे क्या होता है? प्रोटीन से कन्वर्ट होकर मिल रही है, वो वहां पे कार्बोहाइड्रेट से कन्वर्ट होकर मिल रही है, लेकिन मिल तो एनर्जी रही है ना। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे भी क्या होगा? हम ऊर्जा को अलग अलग फॉर्म में दिखाएंगे। जैसे वहां पे आप क्या कर रहे हैं? अलग अलग फॉर्म में ऊर्जा को ले रहे हैं ना, ठीक है? तो यहाँ पे भी अलग अलग फॉर्म में हम ऊर्जा को दिखा सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मैंने बताया था आपको, क्या ये क्या होता है?
ये एक होता है उठा हुआ और एक होता है दबा हुआ। तो मैंने बोला था ऊपर क्या होता है, ऊपर आपका ऊपर क्या होता है, सिर होता है, तो इसे बोलता है सिर। और ये है गिरा हुआ, और गिरा हुआ को क्या बोलेगा, गट। नाम भी याद रख सकते हो। आपके ऊपर क्या है, सिर है ना, किसी के पैर थोड़ी है किसी के नहीं है ना, तो सीधी सी बात है, ऊपर क्या है सिर और नीचे तो उसे क्या बोलेंगे, सिर्ग। इसको क्या बोलते हैं, सिर्ग, ठीक है ना। और नीचे जो गिरा हुआ वाला पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, गट। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना। यहाँ पे समझ, मैं आपको समझाना चाह रही हूँ तरंग दैर्ध्य, ठीक है, क्योंकि वहां से आपको क्या होगा, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तरंग दैर्ध्य की फॉर्म में भी हम एनर्जी को दिखाएंगे और आवृत्ति की फॉर्म में भी एनर्जी को दिखाएंगे, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, मैंने बताया था पहले भी ऑलरेडी आपको कि एक सिर से, सिर की याद नहीं रहेगा ना, तो सिर सिंपल एकदम याद रहेगा, सिर, सिर्फ और सिर्फ, बात खत्म। तो क्या होगा, एक सिर से दूसरे सिर की दूरी को हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य। लेकिन है क्या रियल में, ये दूरी तो है, अरे है तो दूरी, लेकिन क्या होता है, जैसे मैंने बताया था वहां पे, हमने किया था कौन सा चैप्टर किया था, बिलियन, बिलियन किया था ना, तो थे क्या सब, टेम्परेचर। लेकिन कंडीशन के अनुसार क्या बोल रहे उसे, क्वथनांक भी बोले थे, कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे हिमांक भी बोले थे, लेकिन रियल में क्या थे सब, टेम्परेचर ही तो थे, ताप ही तो थे। ऐसे यहाँ पे देखो है क्या, ये है तो इनके दोनों के बीच की दूरी, लेकिन इसका नाम बदल के हमने क्या रख दिया, तरंग दैर्ध्य। समझ आ गया, सीधी बात है क्या ये दूरी, तो लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने क्या बोल दिया इसको, तरंग दैर्ध्य। कोई डाउट, तो एक तरंग दैर्ध्य समझ आ गया, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, एक होती है आवृत्ति, एक क्या होती है, आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है, अगर कोई चीज राउंड राउंड घूम रही है, राउंड राउंड घूम रही है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कोई भी एक पार्टिकल, कुछ भी मान सकते हैं आप, और क्या कर रहा है वो, ऐसे करके राउंड लगा रहा है, राउंड लगा रहा है ना, तो क्या होगा, एक सेकंड में जितने उसने राउंड लगाए होंगे वो क्या होती है, उसकी आवृत्ति होती है। तो राउंड लगाते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे हमारे पास फोन होता है, फोन क्या होता है, फोन ऐसा थोड़ी राउंड लगाता है, वो क्या होता है, एक ही जगह क्या करता है, वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट को बोलते हैं कंपन। क्या बोलते हैं, कंपन। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई भी एक चीज क्या करे, जगह तो नहीं बदलती और क्या करती है, वाइब्रेट करती है। तो वाइब्रेट करती है ना, तो वाइब्रेट को अगर एक सेकंड में ये जितनी बार वाइब्रेट करेगी वो भी इसकी आवृत्ति होगी। बात दोनों समझ में आ गई। तो हम कांपने के अकॉर्डिंग भी आवृत्ति को डिफाइन कर सकते हैं और हम चलने के अकॉर्डिंग भी आवृत्ति को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसकी आवृत्ति कैसे देखेंगे, जो कंपन करता है, ये क्या करता है, कंपन। तो इसकी आवृत्ति कैसे देखेंगे, कांपने के अकॉर्डिंग, कि एक सेकंड में कितनी बार कंपन कर रहा है, कांप रहा है। और यहाँ पे ये राउंड लगा रहा है, तो इसकी आवृत्ति कैसे देखेंगे कि एक सेकंड में इसने कितने राउंड लगाए। बात क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना, तो उसको बोलते हैं हम आवृत्ति, ठीक है, समझ आ गया ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख भी सकते हैं इसको, देखो क्या बोलेंगे हम पहले देखें तरंग दैर्ध्य, क्या देखेंगे, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य देखो क्या होगा, तरंग दैर्ध्य क्या होता है कि हम बोल सकते हैं, अब देखो, हाँ एक पॉइंट और देखो, अगर एक गर्त से दूसरे गर्त के बीच की दूरी भी देखें तो उसको भी क्या बोलते हैं, उसको भी तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। समझ आया, एक सिर से दूसरे सिर के बीच की दूरी भी तरंग दैर्ध्य, और एक गर्त से दूसरे गर्त की दूरी भी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो तरंग दैर्ध्य क्या होती है, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो क्या समझा आपने ये तो समझा कि भाई एक सिर से दूसरे सिर के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, या एक गर्त से दूसरे गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये तो समझा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने बोला जो समझा वो लिख दो यहाँ पे। तो हम क्या बोलेंगे कि एक सिर्ग से दूसरे सिर्ग, ये तो किसके टर्म्स में आ गया, सिर्ग की, या गर्त के टर्म्स में तो ले सकते हैं हम, या एक गर्त से दूसरे गर्त के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। पॉइंट क्लियर है बिल्कुल, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना, सीधी सी बात है। आपको मैंने डायग्राम से समझा दिया कि एक सिर से दूसरे सिर के बीच की दूरी, या फिर एक गर्त से दूसरे
गर्त के बीच की जो भी दूरी है उसको हम क्या बोल देंगे, तरंग दैर्घ्य बोल देंगे। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। अब देखो आवृत्ति, आवृत्ति को कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं हम, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो हम आवृत्ति को कंपन की फॉर्म में लिख सकते हैं, कंपन की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, या फिर हम राउंड की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो ये क्या हुआ, जैसे मान लो ये यहां से स्टार्ट हुई, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, अब हम तरंग दैर्घ्य के फॉर्म में तो देख लें इसको, ये क्या हुई, यहां से स्टार्ट हुई और लौट के देखो यहाँ पे, देखो यहीं पे आ गई। तो इसने क्या किया, देखो ध्यान से, यहां पे स्टार्ट हुई है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, ये लौट के यहीं पे आ गई। तो क्या हुआ, क्या हुआ, यहाँ पे देखो ऐसे तो आपने समझ लिया कि यहां से स्टार्ट हुई है और लौट के यहीं पे आ गई, तो एक चक्कर पूरा हो गया। आपने ये भी समझ लिया कि एक सेकंड में जितनी बार ये कांपी वो भी इसकी आवृत्ति होगी। अब यहाँ पे समझो इसका चक्कर कैसे माना जाता है, तरंग का चक्कर कब माना जाता है। देखो ये माना यहां से स्टार्ट हुई और लौट के क्या हुई, यहीं पे आ गई, तो यहाँ पे इसका यहां से यहां तक एक चक्कर माना जाएगा। समझ लो, इसका तो इजीली आप समझ गए होंगे कि यहीं से स्टार्ट किया, यहीं पे वापस आ गया, एक चक्कर हो गया। अब तरंग का चक्कर कैसे डिसाइड करते हैं, देखो कि ये कहां से स्टार्ट हुई, यहां से, और लौट के यहीं पे आ गई, तो क्या हो गया, इसका एक चक्कर पूरा हो गया। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, अब बात किसकी चल रही है, आवृत्ति की। ये तो समझ लिया ना आपने, तरंग दैर्घ्य होती है उसको लैम्डा से दिखाते हैं। अब बात करें हम आवृत्ति की, किसकी, आवृत्ति। तो आवृत्ति को क्या करते हैं हम, इसे म्यू से दिखा देते हैं, ठीक है, म्यू से दिखा देते हैं इसको। बस ध्यान रखना वी में क्या होता है, वी में दोनों पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, उससे छोटे वी को तो ऐसे घुमा देते हैं हम, लेकिन इसमें क्या होता है, एक पार्ट छोटा होता है, एक पार्ट बड़ा होता है, वरना ऐसा कभी कंफ्यूज हो जाओ, नोट करके बात को देखो ये वी है या म्यू है क्या है, ठीक है, ये म्यू होता है। इसका पार्ट ये देखो लेंथी बना देते हैं थोड़ा अपने। अब देखो यहाँ पे आवृत्ति क्या होती है, तो हम ये बोल सकते हैं या तो एक सेकंड में चक्रों की संख्या या एक सेकंड में कंपनों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है, सीधी बात है। तो क्या बोलेंगे हम, एक सेकंड में, किसमें, एक सेकंड में किसकी, कंपनों की संख्या, कंपनों की संख्या, ठीक है, या एक सेकंड में किसकी संख्या, चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। समझ आ गया ना, क्योंकि तुम्हें पता है तरंग दैर्घ्य को भी दो कंडीशन से देख सकते हैं हम, या तो गर्त के अकॉर्डिंग देख सकते हैं या सिर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इसी तरह से आवृत्ति को भी हम दो तरह से देख सकते हैं, एक तो चक्रों के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कितने चक्कर लगा रही है, और एक कंपनों के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कितने कंपन कर रही है। बात समझ आ रही है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना। मैं ऐसे जो बोल रहा हूँ सैर है वो इसलिए बोल देता हूँ आपको वर्ड में कंफ्यूज ना हो कैसे लिख रहे हैं। यहाँ तो समझ आ गया। तो ये तो दोनों चीजें समझ लिया आपने, आवृत्ति क्या होती है, ठीक है, तरंग दैर्घ्य क्या होती है, राइट। तो मैंने इसलिए समझाया यहाँ पे क्योंकि या तो हम इसकी जो प्रकाश है हमारा, लाइट किरणें है, उसकी एनर्जी को लैम्डा के टर्म्स में शो करेंगे या आवृत्ति के टर्म्स में शो करेंगे। अब खुद सोचो, अगर मैं ये नहीं बताता आपको कि आवृत्ति क्या है या तरंग दैर्घ्य क्या है, तो मैं वहां पे शो करता तो क्या समझ आता है, तुम तो ये सोचते आवृत्ति, पता ही नहीं होता आवृत्ति क्या होती है। यहां तक समझ आ गया, ठीक है, इसे नोट करो। अब मैं समझाता हूं कि किस तरह से इसकी एनर्जी को शो करेंगे, जो हमारे लाइट होगी, जो किरणें होंगी लाइट की, ठीक है, नोट करो इसे। यहां तक समझ आ गया। अब देखो जिन फॉर्मूलों को हम यूज करने वाले इस चैप्टर के अंदर उन्हें समझेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम प्रकाश की जो ऊर्जा होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, दो टर्म्स में हम उसको शो कर सकते हैं, ठीक है। दो टर्म्स में कैसे शो करेंगे, देखो अगर मान लिया कि यहाँ पे तरंग दैर्घ्य के रूप में दिखा हुआ है हमारा, ठीक है ना, और आवृत्ति के कंडीशन में, तो हम दोनों तरह से इसकी एनर्जी को शो कर सकते हैं। एक तो हम शो कर सकते हैं इसकी एनर्जी को, ये क्या बात कर रहे हैं हम, प्रकाश ऊर्जा की बात कर रहे हैं। प्रकाश में जो ऊर्जा होगी या किरणों के अंदर जो ऊर्जा होगी वो कैसे शो करते हैं हम, एक होता है इसका फॉर्मूला E इज इक्वल टू H म्यू, ये क्या है, H म्यू है। समझ में आया क्या होता है, H तो आपको पता है प्लैंक नियतांक होता है, और म्यू क्या है, म्यू है इस आने वाले तरंग की क्या, आवृत्ति, या आने वाले फोटोन की आवृत्ति। समझ में आ गया।
तो हम इस टर्म्स में भी दिखा सकते हैं। दूसरा, हम इसकी एनर्जी को, अब देखो यहाँ पे एक होता है हमारा, आपने ये तो सबको पता ही है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ये तो सबको पता है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम मी को कन्वर्ट करने वाले हैं, मी को कन्वर्ट, क्योंकि आपको पता है एक फॉर्मूले से क्या होता है, एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला जो कन्वर्ट करते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे देखो चाल क्या है इसकी, प्रकाश की चाल क्या होती है, सबको पता है, सी प्रकाश की चाल क्या होती है, सी होती है। अब यहाँ पे आ जाओ, दूरी किसकी बात करेंगे, यहाँ पे दूरी तरंग दैर्घ्य के टर्म्स में बात करेंगे, दूरी किसकी बात करेंगे, तरंग दैर्घ्य के टर्म्स में बात करेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे लैम्डा होगा। अब समय, समय का मतलब होता है वो चक्कर लेते हैं जिसमें क्या हो जाए, आप देखो क्या है, ये क्या हुई, ये यहां से स्टार्ट हुई, देखो यहाँ पे समझो, यहां से स्टार्ट हुई और ये घूमकर यहीं पे आ गई, तो क्या हो गया, एक चक्कर पूरा हो गया ना। और एक चक्कर में लगने वाले समय को, आपको ये तो पता है कि भाई यहां से ये गई यहां तक पहुंची तो लगा तो समय ही होगा, लेकिन आपको पता है कि अकॉर्डिंग द कंडीशन हम क्या करते हैं, नए में चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे है तो ये दूरी, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग इस दूरी का नाम क्या रख दिया हमने, तरंग दैर्घ्य, ठीक है। अब यहां से यहां तक लगा तो समय होगा, लेकिन एक चक्कर में लगने वाले समय को क्या बोलते हैं हम, आवर्तकाल। यहाँ पे टाइम नहीं बोलते, समझ में आया, टाइम हो तो तुम सब इंसान ही ना, लेकिन सबके नाम अलग अलग होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे है तो ये दूरी, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका नाम तरंग दैर्घ्य रख दिया। यहां से यहां तक जाने में लगेगा तो टाइम ही, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग इसे आवर्तकाल बोल दिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे आवर्तकाल क्या हो गया, टी हो गया, राइट। जो आवृत्ति होती है हमारी, वो आवर्तकाल की क्या होती है, उल्टी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये तो 1000 बार बताया, ये नहीं बताऊंगा, क्या होती है, 1/t होती है, 1/t होती है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको क्या कर सकते हैं, सीधी बात है, आप यहाँ पे इसको फॉर्मूले को क्या ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे भी लिख सकते हो ना, बात तो एक ही है, अरे ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, बात तो एक ही है ना। तो आप 1/t की जगह क्या रख सकते हैं, म्यू रख सकते हैं ना। तो हम जब म्यू रखेंगे तो सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो लैम्डा तो चल रही है अपना, और 1/t की जगह क्या रख देंगे, म्यू। तो क्या फॉर्मूला बना हमारा, सी बराबर लैम्डा म्यू। अगर हम म्यू की वैल्यू डिफाइन करें तो क्या होगा, ये लैम्डा क्या होगा, इसके बड़े में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू। यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं ना। तो हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, सी अपॉन लैम्डा। तो हम इसकी जगह जब सी अपॉन लैम्डा रखेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो इसकी जगह क्या रखने वाले हैं, सी अपॉन लैम्डा। तो हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या हुआ, एस सी अपॉन लैम्डा। तो हम इसकी एनर्जी को इस टर्म्स में भी शो कर सकते हैं और इस टर्म्स में भी शो कर सकते हैं, समझ में आया, दोनों टर्म्स में इसकी एनर्जी को हम शो कर सकते हैं, और इन फॉर्मूलों की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है अपने को। यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना, क्लियर है। और ये तो समझ आ गया ना, एक चक्कर क्या होता है, जहां से वो स्टार्ट हुआ वहीं पे आना चाहिए, सीधी बात है, ठीक है ना। जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे क्या होना चाहिए, आना चाहिए। तो सीधी बात है, एक चक्कर हो जाएगा। देखो यहां से स्टार्ट हुआ और यहीं पे लौट के आ गया, एक चक्कर पूरा हो गया। और एक चक्कर में लगने वाले समय को हम आवर्तकाल कह सकते हैं। चाहो तो इसकी थ्योरी को रिटर्न भी कर सकते हैं आप, मैंने बोल दिया कि एक चक्कर में लगने वाले समय को हम आवर्तकाल कहते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक क्लियर हो गया, ये समझ आ गया, द्वित प्रकृति समझ में आ गई, प्रकाश की ऊर्जा को इस रूप में शो कर सकते हैं, ये समझ में आ गया, यहां तक कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। अब हम समझेंगे इसका मेन टॉपिक, प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता क्या है, ये नोट करो, ठीक है। अब स्टार्ट करें, आप समझेंगे इसका मेन टॉपिक, जो मेन टॉपिक है प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, राइट। अब देखो क्या होगा, अब समझने वाले हैं हम इंपोर्टेंट पार्ट को, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है। अब यहां पे क्या करेंगे, देखो आपको जनरल बातें तो पता है लाइट की, यहां पे देखो भाई, यहां पे देखो आप जनरल बातें आपको पता है ना। देखो यहां पे जनरल बातें आपको पता है, क्या किया हमने एक बैटरी ली, ठीक है, क्या लिया, एक बैटरी ली। अब कौन सा टॉपिक करने वाले हैं हम, जो हमारे प्रकाश वैद्युत प्रभाव ये चैप्टर है, ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को। समझ में आया कौन सा टॉपिक है ये, क्योंकि इसका मेन टॉपिक यही तो है, चैप्टर यही तो, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा, आपको ये तो चीजें पता है, ये तो नॉर्मली पता है कि आपको पता है कि ये क्या किया हमने, बैटरी से कोई भी सर्किट जोड़ दिया, मतलब तार जोड़ दिया,
यहाँ तक पता है? आपको पता है कि क्या होता है, इसमें क्या होता है, विभवांतर होता है। तो सीधी बात है, जैसे मानो ये बैटरी यहां से यहां तक है, ये इतनी बैटरी है हमारी, हमने क्या किया, एक तार यहाँ पे जोड़ दिया, एक तार यहाँ पे जोड़ दिया, तो इस तार पे भी क्या आएगा, पॉजिटिव वाले पे पॉजिटिव आ जाएगा और निगेटिव वाले पे निगेटिव आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? आपको पता है दोनों में क्या हो जाता है, विभवांतर हो जाता है। अरे विभवांतर ही तो होता है दोनों में। विभवांतर होने से क्या होता है, इस पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, अरे ज्यादा होते हैं, इस पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं। तो पता है ना धारा क्या होती है, मैंने कितनी बार बताया धारा क्या होती है। अरे गति करता हुआ आवेशी तो धारा कहलाता है, ये गतिशील आवेशी तो धारा कहलाता है। अब हो क्यों नहीं है गति, सीधी सी बात है। यहाँ पे दोनों टॉपिक को एक साथ समझ लो अच्छे से। यहाँ पे क्या होगा, अब धारा क्यों वही, सीधी सी बात है, आवेश ने गति क्यों की, कोई ना कोई तो रीजन होगा। तो क्या होता है, विभवांतर होता है। विभवांतर का मीन्स क्या होगा, इस सिरे पे क्या हो गए इलेक्ट्रॉन और इस सिरे पे क्या हो गए, कम हो गए। तो सीधी सी बात है, मैंने बताया फिजिक्स और केमिस्ट्री बड़े नॉर्मल तरीके से ईमानदारी से काम करते हैं। जिसपे ज्यादा होता है वो दे देता है, जिसपे कम होता है वो ले लेता है। तो क्या होगा, जो फालतू वाले इलेक्ट्रॉन होंगे ये इसे देना स्टार्ट कर देगा। और देगा कैसे, अरे रास्ते से तो आएंगे, सीधी सी बात है, यहाँ से निकलते रहेंगे और यहाँ पे आते रहेंगे, ठीक है। और बाद में क्या होगा, बाद में ये बराबर हो जाएंगे। तो जब बराबर हो जाएंगे तो ना इसके पास फालतू रहेंगे, ना इसके पास क्या रहेंगे, कम रहेंगे, ना इसके पास फालतू होंगे ना इसके पास कम होंगे। तो ना ही ये देगा ना ही ये लेगा। जब ना देगा ना लेगा तो सीधी बात है, इलेक्ट्रॉन का आना जाना क्या होगा, बंद हो जाएगा। इसका मतलब धारा बंद हो जाएगी। सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है धारा का ये, समझ आ गया धारा का कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब क्या करो, आपको पता है कि यहां से यहां तक धारा बहने के लिए, मतलब इसे तो क्या बोलते हैं, इसे तो धारा बोलते हो। तो क्या होगा, अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, ये इलेक्ट्रॉन यहां से लेके यहां तक जा क्यों रहे, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जा क्यों रहे, इस रास्ते से जा रहे, अरे इस वायर से जा रहे। अगर ये वायर तोड़ दूं मैं, यहाँ पे क्या कर दूं, वायर तोड़ दूं, तो क्या ये जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से तो जाएंगे, लेकिन क्या होगा यहाँ पे रुक जाएंगे, राइट। तो सीधी बात है, ये वाला सिरा भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये सिरा भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है बैटरी के जिस सिरे से जैसा तार जुड़ा होगा उसका सिरा वैसा ही हो जाता है। तो अब क्या इलेक्ट्रॉन जाएंगे, नहीं ना, अब इलेक्ट्रॉन इससे नहीं जाएंगे। अब हम यूज करने वाले प्रकाश का, जो समझा था ना कि वैद्युत प्रकाश वैद्युत प्रभाव, मैंने बताया था क्या प्रकाश का धारा पर कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है। अब वो पोर्शन यहां से चालू होता है तार टूटने के बाद, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहां पे हम एक प्लेट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, और यहां पे भी क्या लगा देंगे। तो एक बात बताओ मुझे, पॉजिटिव सिरे से जुड़ी प्लेट कैसी हो जाएगी, और निगेटिव सिरे से जुड़ी प्लेट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, सिंपल सी बात है। आपको पता है जैसे से जुड़ती है सिरे से वैसी हो जाती है, कोई डाउट है यहां तक। अब देखो, इसे समझने से पहले मैंने एक चीज बताई थी, आपको याद करो, किसी परमाणु का स्ट्रक्चर पढ़ाया था ना, किसी परमाणु का स्ट्रक्चर। परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो एक मिनट समझ लो इसको, वरना मैं एकदम से यहां से लाइट गिराऊं और लाइट गिरा के इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, समझ नहीं आएगा कहां से कैसे निकल ले। तो सीधी सी बात है, क्या होगा, देखो आपको पता है परमाणु की जो संरचना होती है कुछ ऐसे होती है। ये होता है हमारा नाभिक, नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, आपके कोष होते हैं, और कोषों में क्या होते हैं, सीधी सी बात है क्या होते हैं, कोष होते हैं। तो यहाँ पे इतना डार्कली तो अभी नहीं समझना आपको, बस आपको ये पता चल जाए कि यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है ना कुछ, इसमें क्या होते हैं आपके, आपको पता है इसमें आपके जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे होता क्या है, ध्यान समझना इसको। यहाँ पे यह होता है कि तुम्हें पता है कोई भी धातु लिया आपने, किसी भी आयरन की किसी भी धातु की प्लेट ले लो आप, तो क्या होगा, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होंगे, परमाणु के। इसका मीन सबसे पहले हम समझे ये क्या है, धातु की छड़ ले ली हमने या कोई प्लेट ले ली, तो सीधी बात है ये क्या होगी, इसमें अनलिमिटेड, अनलिमिटेड का मतलब अरे बहुत सारे होते हैं, कहां गिनती करेंगे हम, ठीक है। वैसे क्या होता है, बहुत सारे होते हैं, तो अनलिमिटेड मतलब लिमिट तो होती है, लेकिन कौन गिरेगा इतने कणों को, ठीक है, सीधी बात है। तो बहुत सारे कण होते हैं, तो क्या होंगे इसके अंदर, बहुत सारे कण, कण मीन्स परमाणु होंगे। यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे परमाणु होंगे, और तुम्हें पता है जहां परमाणु होंगे वहां पे क्या होगा, न्यूट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा। बात समझ में आ रही है। तो किसी भी धातु की छड़ किससे बनी होगी, या प्लेट किससे बनी होगी, परमाणुओं से बनी होगी,
और परमाणु के अंदर क्या होंगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। आपको पता है ये जो नाभिक होता है, नाभिक होता है बड़ा सॉलिड, तो ये तो इन्हें क्या होता है, भागने नहीं देता है। और ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं भागी। भागी देखे तुमने, भागी क्या करते हैं, अगर किसी ने, वो किसी की सुनते का है, बागी इंसान जो होते हैं, यहां तो समझ आ रही है, तो सीधी बात है, बागी इंसान का मतलब होता है उसे नहीं पता, उसे कोई रोक रहा है या नहीं रोक रहा, उसकी बाउंड्री कहां तक है या उसकी लिमिट कहां तक है, उसे नहीं पता। तो ऐसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बागियों का काम करते हैं, ऐसे मान लो क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन करते हैं बागियों का काम, तो ये कभी भी भाग सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। देखो यहाँ पे देखो, जब क्या होगा, जैसे ही इनको क्या मिलेगी, जैसे ही इनको ऊर्जा मिलेगी, तो क्या होगा, ऊर्जा मिलते ही ये तो भागी है, तुम्हें पता, भाग जाएंगे। क्या होगा, भाग जाएंगे। समझ में आया कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले यहाँ पे हम, समझ आया। जैसे इसके के अंदर क्या होते हैं, सीधी बात है, हर धातु परमाणु की बनी होती है, और परमाणु के अंदर क्या होते हैं, सीधी बात है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं। और तुम्हें पता है ये प्रोटॉन जो होते हैं, ये अपनी क्या लिमिट नहीं भूलते हैं, ये अपनी अंदर सीमा के अंदर ही रहते हैं, अपनी लिमिट के अंदर ही रहते हैं, ये बाहर नहीं भागते। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बागी कंडीशन के होते हैं, ये कभी भी यहां से अपनी सीमा को तोड़कर भाग सकते हैं। अरे इसकी सीमा तो यही थी ना, देखो इसे नहीं आना चाहिए था यहाँ से बाहर, क्योंकि इसकी लिमिट थी कि यहाँ तक रहना चाहिए था, लेकिन ये तो भागी है, सीधी बातें भाग जाते हैं। बात समझ में आ गई, तो ये कभी भी भाग सकते हैं। यही काम करेंगे हम, जैसे ही हम क्या करेंगे, इस पे हम डालेंगे प्रकाश की ऊर्जा, तो इन्हें ऊर्जा मिली और ये बागी हो गए, भाग गए। ठीक है, यहाँ पे ये यूज करने वाले हैं हम, राइट। तो क्या करेंगे, डालेंगे किस पे, डालेंगे किस पे, आपको पता है, अगर पॉजिटिव पे डालो, पॉजिटिव पे डालो, तो पॉजिटिव पे तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन वैसे ही कम है, तो ये किसी को दे देगा ना, देगा ना, इस पे खुद कम है। खुद सोचो, अगर तुम्हारे पास क्या है, पैसे कम है, और कोई मांगने आ जाए तुमसे, तो क्या कहोगे, क्या कहोगे, अरे ये तो कहोगे चला जाए, पिट के जाएगा, सीधी सी बात है, किसी गुस्से में तो वैसे ही होगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सीधी सी बात है, यहाँ पे कम वाले तो नहीं दे सकते यार, उस पर तो खुद कमी चल रही है, तो ज्यादा किस पे, इस पे है ना, तो हम इस पे क्या डालेंगे, इस पे प्रकाश डालेंगे। बात समझ आ रही है, बात समझ में आ रही है ना, कैसे कैसे, यहाँ पे बात समझ में आ रही है ना, इसलिए समझाया ताकि आप यहाँ पे समझो कि यहाँ पे क्या है, प्लेट के अंदर परमाणु है, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है, जैसे हम क्या डाल रहे हैं, इस पे एनर्जी डाल रहे हैं, क्या होंगे, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के भागेंगे। और तुम्हें पता है कि धारा रुकी किस वजह से थी, क्योंकि यहां से तो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, यहाँ पे रुक गए थे, यहाँ पे रुक गए थे ना, यहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे। अब क्या होगा, अगर इस पे क्या पड़ेगी, प्रकाश पड़ेगा, लाइट पड़ेगी, तो क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के क्या होंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। और आपको पता है यहां से आगे तो रास्ता है जाने का, यहां तक क्यों नहीं आ रहे थे वो, क्योंकि यहाँ पे बीच में, जैसे मान लो कि आप जा रहे हैं कहीं पे, और बीच में क्या है, बीच में पुल टूट गया, तो क्या आप जा सकते हैं, नहीं ना, पुल बना दिए तो निकल सकते हैं, या नाव से निकाल दो। तो क्या है, मेन चीज है कि यहां से यहां तक पहुंचाना है बस इलेक्ट्रॉन को, आगे तो रास्ता है, वो जा सकते हैं। तो प्रकाश का जैसे ये प्रकाश डालेंगे, तो क्या होगा, प्रकाश ऊर्जा इससे इलेक्ट्रॉन को यहां तक पहुंचा देगी, निकाल देगी, और ये फिर आगे चले जाएंगे। समझ में आया, तो क्या कर रहे हैं हम, प्रकाश ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कर रहे हैं ना, इसी को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। समझ में आ गया प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, समझ में आ गया ना, क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी धातु की, जो मैंने इंट्रो में लिखाया ना था, वो इसकी डेफिनेशन इसकी भी वही है, जो इंट्रो में लिखाया था। इंट्रो में क्या लिखाया था, जब किसी धातु पर हम क्या प्रकाश किरण डालते हैं, तो उससे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है या उत्सर्जित होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम, प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। समझ में आ गया ना, कोई डाउट। देखो प्रकाश को क्या किया, हमने डाला धातु की प्लेट पे, और धातु की प्लेट से क्या हुए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए, इसी को क्या बोल रहे हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। जैसे डालेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इससे निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, और कहां पे भागेंगे, ये पॉजिटिव की ओर भागेंगे। समझ आ गया, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना, क्लियर है। अब ये भी तो है कंडीशन कि कितनी एनर्जी निकल जाए, अरे सोचो अपने माइंड से, ये भी तो कंडीशन है कि हर एनर्जी से निकल सकते हैं। अरे हर काम को करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी की लिमिट तो फिक्स होगी, कि आप क्या करेंगे, इतनी एनर्जी मिलेगी तो आप ये काम कर सकते हैं, इतनी। अगर एक बात बताइए कि अगर मैं आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराएं, तो क्या होगा, आप ज्यादा काम करेंगे ना, और कम एनर्जी प्रोवाइड कराएं तो कम काम करेंगे, सिंपल सी बात है।
तो यहाँ पे भी तो फिक्स है कि इसमें निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगा कि कैसे कब निकलेंगे ये, कब नहीं निकलेंगे, इसे नोट करो पहले। यहाँ पे प्रकाश का प्रभाव डेफिनेशन समझ में आ गई, कौन सी वाली लिखनी है जो मैंने इंट्रो में लिखाई थी। क्या लिखना है कि जब हम क्या करते हैं धातु की प्लेट पर, और कौन सी प्लेट पर, ये लिखोगे तो और अच्छा रहेगा कि जब हम धातु की ऋणात्मक प्लेट पर प्रकाश किरणों को डालते हैं तो उससे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं हम, प्रकाश वैद्युत प्रभाव बोलते हैं। कोई डाउट, ठीक है। बस उसमें क्या कर लेना, निगेटिव और लगा देना तो अच्छी बात है। अब देखो यहां तक समझ आ गया। अब पढ़ने वाले हैं हम ये चीज कि कितनी एनर्जी चाहिए इन्हें निकलने के लिए, कितनी एनर्जी पे निकलेंगे, कितनी एनर्जी पे नहीं निकलेंगे, ठीक है। इनकी स्पीड बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी, और धारा बढ़ेगी तो कैसे बढ़ेगी। अरे ये तो बात समझ आ गई ना तुम्हें। तो अब हम समझेंगे कैसे निकलेंगे, कब निकलेंगे, कब नहीं निकलेंगे, कितनी स्पीड होगी, कितनी धारा होगी, कैसे कैसे होगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये तो आपको पता चल गया, सिंपल सी बात है। ये तो आपको पता है कि क्या किया उसने, उन्होंने क्या किया था, देखो ऐसे तो किया था। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में हमने एक बैटरी लगाई, बैटरी लगाने के बाद क्या किया, सीधी सी बात है, इससे क्या की, हमने दो प्लेटें जोड़ दी, और उसको क्या कर देता है, वो एक बल्ब के अंदर बंद कर देता है, और बल्ब के अंदर बंद करके क्या करेगा, इस पर क्या करेगा, सीधी सी बात है, प्रकाश की किरणें डालेगा। अब प्रकाश में बहुत सारी किरणें होती है, बहुत सारी किरणें होती है ना, तो यहाँ पे ये यूज करता है, वो करता है पराबैंगनी किरणों का। आप खुद सोचो कि आप उस चीज का तो यूज करेंगे जिससे आसानी से काम हो, है ना। तो आपको पता है कि सब जितनी भी किरणें आती हैं वो अलग अलग टाइप की किरणें होती है, तो उनमें एनर्जी भी अलग अलग टाइप की होती है। टाइप की मतलब अलग अलग होती है, किसी में एनर्जी कुछ होगी, किसी में एनर्जी कुछ होगी, किसी में ज्यादा होगी, किसी में कम होगी, राइट। क्यों, क्योंकि सबकी आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य अलग होती है। और आपको पता है अगर आवृत्ति तरंग दैर्ध्य अलग होंगी तो एनर्जी भी अलग होगी, क्योंकि उन्हीं पर डिपेंड कर रही है एनर्जी। यहाँ तक क्लियर है ना। तो सीधी सी बात है, कौन सी किरणों का यूज करते हैं हम, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी बैंगनी किरणें। क्यों यूज कर रहे होंगे, सीधी सी बात है, इसलिए तो यूज कर रहे होंगे क्योंकि इन किरणों से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे। ये तो आपको भी पता है ना कि आप किसका यूज करेंगे, उस चीज का यूज करेंगे जिससे आपका काम इजीली हो जाए। तो यहाँ पे पराबैंगनी करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि कब ये निकलेंगी इलेक्ट्रॉन, कब निकलेंगे, कब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। यहाँ पे समझना देखो एक चीज को कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये प्लेट को यहाँ पे दिखा रहे हो, प्लेट को यहीं पे तो दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल थोड़ी बता सकता हूँ कि ऐसे हो रहा है, मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, बात उसी प्लेट की चल रही है। जैसे यहाँ पे प्लेट मानो, यहाँ पे हमारे पास ये वाली प्लेट है। अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे परमाणु है ना, और परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको। ध्यान समझना इसको, परमाणु से क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। डायरेक्शन ठीक आ रही है। तो यहां से क्या करना है, परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालना है। अब मानो कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें, और ये क्या हो गई, ये क्या है इसकी, ये है इसकी लिमिट या सीमा। अरे सीमा ही तो है, धातु यहां पे खत्म हो रही है, तो ये क्या हुई, इसकी सीमा तो हुई, सीमा हुई ना। तो क्या करना है आपको कि इसे क्या करना है, इसे बाहर निकालना है, इलेक्ट्रॉन को यहां से क्या करना है, इसे बाहर निकालना है, ठीक है ना। अब अपने माइंड से खुद सोचो कि अगर यहां से फॉर एग्जांपल के लिए कि यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन को आने में मान लिया कि हमारी एग्जांपल बता रहे ओनली 5 जूल एनर्जी लगती है। कितनी जूल एनर्जी लगती है, 5 जूल लगती है। अगर आप इसको कितने जूल दो, 4 जूल एनर्जी दो, तो क्या ये निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। उसी चीज को समझने वाले कि यहाँ पे कम से कम कितनी एनर्जी से दी जाए ताकि ये बाहर निकले। बात समझ में आ गई। तो क्या करना है यहाँ पे, आपको ये समझना है कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, कब निकलेंगे। अब आपको पता है यहां क्या है, इसकी लिमिट है ना, सीमा, या जनरल भाषा में क्या बोलते हो, जैसे आपके घर की देली होती है तो देली नहीं बोलते हो, देली बोलते हो ना, देली, घर की देली। तो घर से क्या होगा, देली से आगे मत निकलना। जैसे किसी पे लिमिट लगाई हो तो कि मेरे घर की देली पे मत आना या देली पे मत चढ़ना, तो देली की बात होती है। तो यहाँ पे देली की बात चल रही है वो, ठीक है। देली पे, देली से बाहर मत जाना होती है ना नॉर्मल। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे बात चले, देली का मतलब होता है जो घर की लिमिट होती है उसे देली बोलते हैं। तो ये तो समझ आ गया। तो देली का मीन्स होता है जो हमारे घर की लिमिट होती है, ठीक है। तो उससे क्या करना, बाहर जाना। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या होती है, इस धातु की जो लिमिट है वो कहां तक है,
यहां तक है ना। टी क्या मान लेंगे आप, देहली मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ेंगे देहली, वो देहली नहीं, देहली, देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य मतलब, ठीक है। तो क्या पढ़ने वाले, वो पढ़ने वाले। तो देखो क्या होगा कि यहाँ पे क्या चाहिए, मिनिमम एनर्जी तो फिक्स है, जैसे मान लो यहाँ से इसे निकलने के लिए कितनी जूल चाहिए, 5 जूल एनर्जी चाहिए। अगर 5 जूल से कम दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव नहीं होगा, बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा देखो, अब यहां से निकलने के लिए जो आवृत्ति चाहिए उसको क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति। क्या बोलते हैं उसको, देहली आवृत्ति। क्योंकि आप क्या होगा भाई, लिमिट यहाँ पे फिक्स है। जैसे मान लो कि यहां से निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, एच म्यू इतनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्या दिखाएंगे हम, फोटोन आता है, फोटोन आता है ना, फोटोन किस फॉर्म में देता है एनर्जी, एच म्यू की फॉर्म में दे रहा है ना, किसकी फॉर्म में दे रहा है, एच म्यू की। एच म्यू की फॉर्म क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फोटोन जो आता है वो किसके रूप में आ रहा है, कण के रूप में आ रहा है। तो तरंग दैर्ध्य का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली किसका यूज कर रहे हैं हम, एच बी का। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एच म्यू है यहाँ पे, तो एच म्यू क्या होगा, तो सीधी बात है, हमारी लिमिट तो होगी कि कम से कम इतनी ऊर्जा तो क्या करे, फोटोन दे से, तब ये निकलेगा। समझ में आया, जैसे एक फोटोन आएगा, एक फोटोन आया, उसने क्या की, एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। दूसरा फोटोन आया, दूसरे को दी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल गया। लेकिन उसकी लिमिट होती है कि कम से कम इतनी एनर्जी इस फोटोन को इसे देनी पड़ेगी। तो कितनी होती है वो, म्यू होती है। ये क्या होती है, म्यू नॉट का मीन्स देहली आवृत्ति, इसको बोलते हैं देहली आवृत्ति। समझ में आया कि किसी धातु पर कितनी ऊर्जा का प्रकाश डाला जाए, कितनी आवृत्ति का प्रकाश डाला जाए, देहली आवृत्ति के बराबर आवृत्ति होगी, तब तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर किसी फोटोन की ऊर्जा, या हम बोल सकते हैं कि उसकी आवृत्ति अगर देहली आवृत्ति से कम हुई तो वो इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकता। बात समझ में आ रही है कि आने वाले फोटोन की जो आवृत्ति होनी, कितनी होनी चाहिए, देहली आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए, मी नॉट। तब वो क्या करेगा, वो उसको निकाल सकता है। अगर इससे कम हुई तो नहीं निकाल सकता। बात क्लियर है, ठीक है ना। अब देखो क्या, अब समझ में आया, देहली आवृत्ति हो गई, तो आने वाले फोटोन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, कम से कम एच मी नॉट होनी चाहिए। अब तो बात क्लियर है ना, आने वाले फोटोन की कितनी एनर्जी होनी चाहिए, मिनिमम एच म्यू नॉट। अगर इतनी एनर्जी होगी तब तो ये इससे निकाल सकता है, अगर इससे कम होगी तो नहीं निकाल सकता। और अगर इससे ज्यादा हुई तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे सीधी सी बात है, 33% में पास हो, अगर तुम्हारे आ गए 70% तो क्या होगा, नुकसान थोड़ी है, ज्यादा में कभी, ज्यादा में दिक्कत थोड़ी है। ऐसे यहाँ पे होगा, ये 90% आ जा, मैं तो ये बोल रही हूँ कि 99% आ जा। तो यहां तक समझ आ गया। तो सीधी सी बात है कि ज्यादा होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। समझ आया, देहली आवृत्ति समझ गए। अब देखो क्या होगा, अब एक चीज और है, यहां पे देखो कि हम अगर देखें देहली आवृत्ति को समझ गए, आपके देहली आवृत्ति क्या होती है। अब यहां पे देखेंगे हम कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं, यहां पे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं और यहां पे जा रहे हैं। अब एक होती है प्रकाश की तीव्रता। अगर हमें बाई चांस मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ानी है, क्या बढ़ानी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ानी है, तो आपको मैंने अभी बताया, ऐसे फॉर एग्जांपल समझ लो कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, तो हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ानी है, तो क्या होना चाहिए, अरे फोटोन की संख्या बढ़ा देंगे, फोटोन की संख्या बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की, सिंपल भाषा में समझ लो कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। तो अगर हमने 1000 फोटोन कर दिए तो इसका मीन्स क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ाना है आपको तो फोटोन, आने वाले फोटोनों का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ आ गया। अब आगे देखो, फोटोन का नंबर बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने का मीन्स क्या बढ़ जाएगी, तुम्हें पता नहीं है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे इतनी तो धारा ज्यादा बढ़ेगी, तो धारा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ आ गया। तो इसे बोलते हैं हम प्रकाश की तीव्रता। क्या बोलते हैं, प्रकाश की तीव्रता अगर बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, आने वाले फोटोनों का नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। और आने वाले फोटोनों का अगर नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का नंबर बढ़ेगा निकलने वाले, और इलेक्ट्रॉनों का नंबर अगर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, परिपथ में बहने वाली धारा का मान भी बढ़ेगा। ये तो समझ आ गया। तो सीधी सी बात है, धारा किस पर डिपेंड कर रही है, आने वाली प्रकाश की किरणों की तीव्रता, तीव्रता पर। तीव्रता बढ़ी तो धारा का मान बढ़ जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो होगा क्या, पहला कॉन्सेप्ट समझ आ गया। दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, तो ये तो ऊर्जा तो चाहिए इसे निकालने के लिए।
माना हमने कि इसे ज्यादा ऊर्जा दे दी, क्या किया इसने, यहां से दे ली जो आवृत्ति से ज्यादा ऊर्जा क्या कर दी इसने, इसे दे दी, तो क्या करेगा, देखो यहां से यहां तक जब ये आएगा तो एच म्यू नॉट, इतनी ऊर्जा क्या होगी, इतनी ऊर्जा तो खर्च हो जाएगी, और बाकी जो बचेगी क्या करेगा, फिर उससे ये भागेगा। बात समझ में नहीं आई? देखो जैसे मान लो कि आपके पास आपको ऊर्जा दी जाए और आपको भीड़ में खड़ा कर दिया जाए, एक भीड़ में, तो क्या करोगे, कुछ ऊर्जा तो आपको भीड़ से निकलने में खर्च हो जाएगी, बाकी जो बचेगी तो फिर भागना स्टार्ट कर देंगे आप। बिल्कुल सेम यहाँ पे भी वही कंडीशन होती है, जो ऊर्जा से दी जाती है तो सीधी बात है एच वी नॉट तो क्या कर देता है, ये यहां से यहां तक निकलने में खर्च कर देता है, और जो एनर्जी बचती है उसे ये भागने में यूज करता है। समझ आ गया? ठीक है, तो आपको पता है कि अगर हम क्या करें, अगर हम यहाँ पे इसकी, अब ये भी बताना आपको, आवृत्ति बढ़ाने से ऊर्जा बढ़ रही है कि घट रही है, आपको पता है अनुक्रमानुपाती होता है, अरे ई क्या है, एच भी है, तो ई क्या है, अनुक्रमानुपाती है म्यू के, अगर म्यू बढ़ा तो क्या होगा, ऊर्जा बढ़ेगी, आने वाले फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी ना। आपको पता है जब आने वाले फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी तो वो इसे देगा भी ज्यादा ऊर्जा, जब ऊर्जा से ज्यादा देगा तो क्या होगा, ये भागेगा भी तेज। सोचो कि अगर इसने पहले वाला जो फोटोन आया उसने क्या दी, 10 जूल एनर्जी दी इसको, तो क्या हुआ, मान लिया कि कितनी हो गई, 3 जूल यहां से यहां तक जाने में खर्च होती है, तो कितनी बची इसके पास, 7 जूल, तो 7 जूल एनर्जी के हिसाब से भागा। दूसरे फोटोन ने क्या की, इसे 20 जूल दी, कितने जूल दी, तो खर्च तो आपको पता है 3 जूल ही हो रही है, उसमें कितनी बची, 17 जूल, तो ये तुम्हें पता नहीं ज्यादा तेज नहीं भागेगा, क्योंकि इस पे कितनी 7 जूल एनर्जी थी, इस पे बची हुई कितनी है 7, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। तो सीधी सी बात है, अगर आने वाले, आपने क्या किया, अगर आपने आने वाले फोटोन की आवृत्ति बढ़ा दी, क्या कर दिया, बढ़ा दी, तो क्या बढ़ जाएगा, यहां पे क्या बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, ध्यान से देखो। अरे सीधी सी बात है, एक फोटोन आया, उसने निकाला तो एक ही इलेक्ट्रॉन, क्या किया, निकाला तो एक ही इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेकिन क्या बढ़ गई, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ गई, उसकी संख्या थोड़ी बढ़ी है। अगर संख्या बढ़ाना है तो फोटोन का नंबर बढ़ाना पड़ेगा, तब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, और फोटोन का नंबर का मीन्स प्रकाश की तीव्रता बढ़ानी पड़ेगी, तब क्या बढ़ेगा, आपका इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा। और अगर आपने आने वाले प्रकाश की आवृत्ति बढ़ा दी तो जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन है उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। दोनों बात समझ में आ गई? ठीक है, प्रकाश की तीव्रता से क्या बढ़ता है, फोटोनों की संख्या, फोटोनों की संख्या से क्या बढ़ता है, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या बढ़ता है, इसमें धारा। अरे सोचो, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे इतनी तो धारा ज्यादा बहेगी, ठीक है। अब यहां पे देखो, अगर आपने क्या किया, आने वाले फोटोन की आवृत्ति बढ़ा दी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, गति ऊर्जा बढ़ेगी, तो क्या इससे धारा बढ़ेगी, धारा बढ़ेगी, धारा बढ़ेगी, पागल हो तुम। अरे मान लिया कि 10 तेज पहुंच गए, जैसे मान लिया कि 10 इंसान यहाँ पे खड़े हैं, वो फास्टली वहां पे पहुंच गए, तो नंबर ऑफ इंसानों का नंबर तो सेम ही रहा ना। अरे यहाँ पे इतने टाइम में निकले तो 10 इलेक्ट्रॉन, चाहे फास्टली पहुंच गए, यहाँ पे पहुंचे कितने, संख्या थोड़ी बड़ी है, केवल वो तेज पहुंच गए यहाँ पे, लेकिन संख्या थोड़ी बड़ी है। और आपको पता है धारा कब बढ़ेगी, जब आवेश ज्यादा जाए, धारा कब बढ़ेगी, जब आवेश ज्यादा जाए। आवेश कब ज्यादा जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाए। मैं तुमसे बताया नहीं है इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन को ऐसे माना करो जैसे क्या होता है, जैसे आप जाते हो, कोई बाइक से जाता है? कोई किसी इससे जाता है, कोई किसी जाता है, यहाँ पे आवेश के पास केवल एक ही, बाइक मान लो उसको, चाहे कुछ भी मान लो, एक ही क्या है, रास्ता है जाने का, वो है इलेक्ट्रॉन। आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में बैठकर ही जाता है एक जगह से दूसरी जगह, सीधी बात है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो क्या होगा, आवेश ज्यादा जाएगा, सीधी बात है। तो समझ आ गया कि अगर आपको क्या करना है, धारा बढ़ानी है, धारा का मान बढ़ाना है, तो जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे इतना ही आवेश ज्यादा लेके जाएंगे। फॉर एग्जांपल समझ लो, जैसे किसी गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हो आप, किसी चीज को भेज रहे हो, तो क्या होगा, गाड़ियों की संख्या बढ़ाओगे तभी तो माल ज्यादा पहुंचेगा उधर, या गाड़ियों की स्पीड बढ़ा दोगे तो ज्यादा पहुंच जाएगा, अरे जल्दी पहुंच सकता है, ज्यादा थोड़ी पहुंचेगा। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया? अब समझ में आ गया होगा शायद, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये बातें मैंने आपको समझाई है, सीधी सी बात है। अब इसके जो इन्होंने क्या निकाले हैं,
यहाँ पे जो प्रैक्टिकल किए उसका जो यहाँ पे उन्होंने नियम दिए हैं वो हम सीखने वाले हैं। समझा मैंने सब दिए। तीव्रता बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या, धारा बढ़ेगी। बात क्लियर है? आवृत्ति बढ़ेगी तो क्या होगा? आवृत्ति बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, धारा पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये अब हम इसे लिखने वाले, तो ये समझ में आ गया ना? ठीक है, फिर अभी बताता हूं मैं इसके नियमों को। अब देखो, अब जो इन्होंने नियम दिए यहाँ पे, क्या दिए इन्होंने? जो नियम दिए, एक नियम, तो मैंने बोला कि यही क्या होंगे, यही तो इनके प्रेक्षण है, और यही क्या होंगे, वैद्युत उत्सर्जन के नियम में भी यही यूज करेंगे, यही यूज होंगे। सीधी बात है, बात सहमी है। अब अगर हम पहला पॉइंट देखें, यहाँ पे क्या देखें, फर्स्ट पॉइंट देखें, तो मैंने बताया था कि अगर आने वाले प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दे तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर क्या होगी? बढ़ेगी ना? अरे बढ़ेगी ना? तो सीधी सी बात है, हम लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि क्या होता है, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। जैसे किताब में लिखा हुआ अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, उसका मतलब भी क्या होता है? बढ़ना ही तो होता है। अगर वो बढ़ेगी तो वो बढ़ेगी, तो सिंपल भाषा में तो आप अनुक्रमानुपाती लिखोगे, थोड़ा अजीब सा ऑड सा लगेगा याद करने में। हम ये लिख सकते हैं कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर, उत्सर्जन की दर क्या क्या होती है? आपतित प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की तीव्रता की क्या होती है? तीव्रता के बढ़ने से क्या होती है? तीव्रता को बढ़ाने से बढ़ती है, और अच्छा रहेगा, इजी रहेगा ना। प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने से बढ़ती है। सिंपल, ये तो मैंने अभी बता समझाया था कि आपतित प्रकाश की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी, मींस फोटोन की संख्या जितनी ज्यादा होगी, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इतनी ज्यादा होगी। दूसरा क्या था? दूसरा अभी मैंने बताया था कि अगर आने वाले फोटोन की आपने क्या बढ़ा दी, आवृत्ति बढ़ा दी, तो क्या बढ़ेगा? उससे क्या बढ़ेगा? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। सीधी बात है। तो हमने अभी समझा था कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने से, आवृत्ति बढ़ाने से क्या बढ़ती है? उत्सर्जित होने वाले जो इलेक्ट्रॉन है, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ती है? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा बढ़ती है। देखो, दोनों बातें मैंने अभी समझाई थी कि ये बढ़ती है, तीव्रता बढ़ेगी तो क्या होगा, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और अगर आपतित प्रकाश की क्या हुई, अगर आपने क्या बढ़ाई, आवृत्ति बढ़ाई, तो सीधी बात है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। ये तो दोनों पॉइंट क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है। अब आगे देखो, आपको पता है कि किसी धातु से उत्सर्जित करने के लिए तुम्हें पता है न्यूनतम आवृत्ति तो होनी चाहिए, अगर उससे कम आवृत्ति हुई तो उत्सर्जित नहीं होगा इलेक्ट्रॉन। अरे अभी नहीं समझाया था, अगर म्यू0 से आवृत्ति कम हुई, क्या हुई? अगर म्यू0 से आवृत्ति कम हुई आने वाले फोटोन की, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ना कि किसी धातु सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आपतित फोटोन की मिनिमम आवृत्ति, मिनिमम का मतलब न्यूनतम आवृत्ति दहली आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। अरे तभी तो उत्सर्जित होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं किसी धातु से क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए, आने वाले फोटोन की, यहां पे लिख रहा हूं,
फोटोन की कितनी आवृत्ति होनी चाहिए? अरे अभी तो बताया मैंने, न्यूनतम आवृत्ति क्या होनी चाहिए? देहली आवृत्ति होनी चाहिए, भूल गए। तो क्या होगा, किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आने वाले फोटोन की निम्नतम आवृत्ति, आने वाले फोटोन की निम्नतम आवृत्ति देहली आवृत्ति के देहली आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट उसने बोला है कि देहली आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए, क्या मीन्स न्यूनतम आवृत्ति, कम से कम इतनी आवृत्ति तो होनी चाहिए देहली आवृत्ति के बराबर, अगर इससे कम हुई तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा। ये तीनों पॉइंट मैंने अभी बहुत अच्छे से आपको समझाए थे। ठीक है, ये क्या है और देहली आवृत्ति क्या है, तीनों पॉइंट समझ में आ गए। ठीक है, इसे नोट करो, एक पॉइंट और बचा हुआ है। अब देखो यहां तक समझ आ गया ना, अब इसके 2 पॉइंट और बचे हुए, उसे और अच्छे से समझना आपको। अब मैंने बताया था कि जब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि इसे पहले क्या करना होता है, सीधी बात है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहां से यहां तक निकलता है, तो क्या करना होता है पहले से, अरे कार्य तो करना होता है, क्योंकि यहां से यहां तक निकलने में क्या होगा, ये बड़ी मुश्किल से परमाणु के बीच से होकर निकलेगा, तो सीधी बात है क्या करना होगा, कार्य करना होगा। तो ये कार्य किससे निकलने के लिए कर रहा है, मैंने अभी यही तो बताया आपको, जो इसे एनर्जी मिलेगी, क्या होगा, जो इसे एनर्जी मिलेगी, तो कुछ तो इसकी यहां से यहां तक निकलने में जो कार्य करना पड़ेगा धातु से, उसमें खर्च हो जाएगी, और बाकी जो बचेगी वो ये भागने में, मतलब गतिज ऊर्जा में लगा देगा। ठीक है, गति की फॉर्म में लगा देगा, समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो इसे एनर्जी मिली, अभी बताया नहीं था मैंने, जैसे 20 मिली, तो 3 क्या होता है, 3 जूल क्या होगी, इसे निकलने में खर्च हो गई, निकलने का मतलब कार्य करने में तो खर्च हो गई, बाकी जो बची थी 17 जूल, वो क्या थी, इसकी गतिज ऊर्जा के रूप में मिल गई, इसे भागने में यूज कर ली इसने। ठीक है, तो इस कार्य को क्या बोलते हैं, इस कार्य को बोलते हैं कार्यफलन। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, क्या कितने पॉइंट लगा दिए थे मैंने, 3 पॉइंट लगाए थे, 4 पॉइंट देखो, क्या हम बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन को धातु धातु पृष्ठ बोलोगे या धातु बातें की है, धातु से तो निकल रही है, अरे पृष्ठ लगा दो, पृष्ठ बाहर होगी, बातें की है, आप धातु से लिख दो या धातु पृष्ठ लिख दो, बातें की है, तो क्या कैसे लिखूं, धातु पृष्ठ लिख दो, धातु से लिख दो, धातु से क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन को धातु से निकलने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, उसे धातु का क्या बोलते हैं, धातु का कार्यफलन बोलते हैं, कार्यफलन कहते हैं। बात क्लियर है भी, क्या है, सीधी बात है, धातु से निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन को कार्य करना तो पड़ेगा, सीधी बात है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम कार्यफलन बोलते हैं। यहां तक बस एक पॉइंट और बचे हुए यहाँ पे, 5 पॉइंट। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे लास्ट पॉइंट और समझना आपको, ये 4 पॉइंट समझ में आ गए, मैंने एग्जांपल से बताया अच्छे से, हो सकता है समझ में आ गए हो। अब देखो यहाँ पे ये वाला, अब यहाँ पे देखो जो विभव लगा होगा, आपको पता है इस साइड पे क्या है, निगेटिव, और इस साइड पे पॉजिटिव, तो सीधी बात है, इनके बीच क्या लग गया, विभव लग गया। ये यहां से यहां तक क्यों जा रहे हैं, विभवांतर की वजह से, आपको पता है। ठीक है, अगर मैं इसके उल्टा विभवांतर लगा दूं, उल्टा का मीन्स आपको पता है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक इस विभव की वजह से जा रहे हैं ना, तो अगर मैं जैसे मान लो कि ये इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, ये हो गया ना, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो मैंने माना कि इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को किस डायरेक्शन में भेजने के लिए काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में, और मैं इतना ही विभव लगा दूं इस डायरेक्शन में, तो क्या इलेक्ट्रॉन जाएंगे, रुक जाएंगे ना, सीधी बात है। देखो फॉर एग्जांपल समझो, यहां पे है और ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर क्यों जाते हैं, क्योंकि इन पे विभव लगा हुआ है, तो विभव इस पे इधर लगा हुआ है। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के लिए कि 10 वोल्ट का विभव लगा दिया मैंने यहाँ पे, तो 10 वोल्ट का विभव क्या कर रहा है, इसे इधर खींच के पहुंचा रहा है। अगर मैं इसके उल्टा 10 वोल्ट का विभव मैं इस डायरेक्शन में लगा दूं,
तो क्या इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा ना, ठीक है। तो क्या कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन को रोक देगा। इस विभव को कहते हैं निरोधी विभव। क्या बोलते हैं इसको? निरोधी विभव। तो हम बोलेंगे कि प्लेटों के बीच ऐसा ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब समझ लो, ऋणात्मक का मतलब जो विभव लगा हुआ है उसका उल्टा विभव, देखो उल्टे क्यों लगा रहे, ये इधर लगा हुआ था तो हमने निरोधी विभव की साइड में लगाया, इसके विपरीत डायरेक्शन में उल्टा लगाया। तो हम बोल सकते हैं कि प्लेटों के बीच लगने वाला कैसा ऋणात्मक विभव जो क्या कर दे, धारा के मान को रोक दे। अरे तुम्हें पता है धारा कब बहती है? जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन रुक गए तो धारा भी क्या होगी? रुक जाएगी, ठीक है ना, रुक जाएगी ना। तो उसी को विभव को क्या बोलेंगे? निरोधी विभव बोलते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे हम कि प्लेटों के बीच, ये काय की प्लेट है ये तो पता है ना आपको, धातु की प्लेट है ना, तो हम बोलेंगे कि धातु की प्लेटों के बीच कैसा विभव? बीच ऐसा विभव और कैसा ऋणात्मक होना चाहिए ना, ऐसा ऋणात्मक विभव जो क्या करे, जो परिपथ में धारा के मान को क्या कर देगा? रोक देगा। रुक जाएगी तो क्या हो जाएगा? अरे शून्य नहीं हो जाएगा, धारा का मान रुक जाएगी। तो परिपथ में धारा के मान को क्या कर रहा है? मान को शून्य कर दे, क्या कहलाता है? निरोधी विभव कहलाता है। निरोधी विभव कहलाता है, क्या है? लाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब एक पॉइंट अगर हमसे यहां से डिफाइन करें कि जाने वाले अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड तेज हो, क्या हो? स्पीड तेज हो, गतिज ऊर्जा तेज हो, तो क्या निरोधी विभव का मान ज्यादा होगा कम होगा? अगर हम आने वाले, ध्यान से समझो इस पॉइंट को, मैंने बोला जो काम मैं यहाँ पे कराता हूँ लिखाता हूँ आप 90% करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया उस पर। एक चीज सोचो, अगर इलेक्ट्रॉन को मैं ज्यादा स्पीड से भगाऊं तो निरोधी विभव का मान कम होना चाहिए ज्यादा? अरे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई फास्टली जाएगी तो रोकने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगाओगे, ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी ना। तो सीधी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा क्या होगी? ज्यादा होगी, तो इसे रोकने के लिए क्या होगा? विभव का मान भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा कब ज्यादा होगी? कब ज्यादा होगी? आने वाले प्रकाश की जब आवृत्ति ज्यादा होगी। अभी मैंने समझा है, आने वाले प्रकाश की आवृत्ति ज्यादा होगी, जब ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा ज्यादा होगी, तो इसे रोकने के लिए क्या होगा? निरोधी विभव भी ज्यादा लगाना पड़ेगा ना, सीधी बात है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि आपतित प्रकाश की तीव्रता अगर बढ़ती है, तीव्रता नहीं, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, इसलिए निरोधी विभव का मान भी बढ़ता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, चलो इसे भी लिखा दूंगा। क्या लिखेंगे हम कि आपतित प्रकाश की क्या होगी? आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर क्या होता है? बढ़ाने पर निरोधी विभव का मान क्या हो रहा है? निरोधी विभव का मान बढ़ता है। यहां तो कोई डाउट नहीं है ना, ये चारों पॉइंट क्लियर हो गए। बस क्या होगा, बस एक लेक्चर और होगा इसका, और क्या होगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, राइट। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, ठीक है। अब कल मिलते हैं इसकी, और ये जो भी कराया मैंने इसको अच्छे से क्लियर कर लेना, मेन पॉइंट यही थे इसमें चैप्टर में।